नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी डबलिन कोर मेटा डेटा के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने मेटा डेटा के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था जो मेटा डेटा होता है उसको हम डेटा अबाउट द डेटा भी कहते हैं, यानी डेटा के बारे में डेटा। आज की इस क्लास में हम मेटा डेटा के एक स्टैंडर्ड जो कि डबलिन कोर मेटा डेटा है उसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। डबलिन कोर एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी जो डबलिन कोर मेटा डेटा है ये एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग हम वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का वर्णन करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। ये संसाधनों का वर्णन करने के लिए सरल और स्टैंडर्डाइज्ड एलिमेंट्स का एक समूह प्रदान करता है जिससे वे मनुष्यों और मशीनों दोनों के लिए अधिक आसानी से सुलभ और समझने योग्य बन जाते हैं। यानी जो डबलिन कोर मेटा डेटा है ये संसाधनों का वर्णन करने के लिए सरल यानी सिंपल, स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत तत्वों का एक समूह प्रदान करता है जिससे वे मनुष्यों और मशीनों दोनों के लिए अधिक आसानी से सुलभ और समझने योग्य बन जाते हैं। आगे है डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव इस मानक को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी जो डबलिन कोर मेटा डेटा है उसको बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DCMIB कहते हैं, ये जिम्मेदार हैं। इसे सरल भाषा में कहे तो डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव। आगे देखते हैं। डबलिन कोर एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य वेब के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग बनाना है। यानी जो डबलिन कोर मेटा डेटा है इसका मुख्य उद्देश्य है वेब के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग बनाना, यानी इंटरनेट के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग बनाना। आगे देखते हैं। डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मेटा डेटा स्कीमा में से एक हैं। यानी जो डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट हैं वो जितने भी मेटा डेटा हैं उनमें से सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मेटा डेटा स्कीमा हैं। अब हम देखते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा की हिस्ट्री के बारे में कि इसका विकास कब और कैसे और किसने किया था। सबसे पहले डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DCMIB कहते हैं, इसकी शुरुआत मार्च 1995 के अंदर हुई थी। इसके बाद डबलिन कोर मेटा डेटा का विकास OCLC और NCSA द्वारा किया गया था। OCLC का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर और NCSA का पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो OCLC और NCSA द्वारा डबलिन कोर मेटा डेटा का विकास किया गया था। सबसे पहले 1995 के अंदर OCLC और NCSA द्वारा एक कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में पुस्तकालय दक्षों, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्चर्स, कंटेंट एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों और टेक्स्ट मार्कअप एक्सपर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए बेहतर खोज मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया था। यानी 1995 के अंदर OCLC और NCSA द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लाइब्रेरियंस, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्चर्स, कंटेंट एक्सपर्ट्स और टेक्स्ट मार्कअप एक्सपर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए बेहतर सर्च स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए बेहतर खोज मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया था इन सभी को।
आगे देखते हैं। ये कार्यशाला यानी जो ये वर्कशॉप थी ये डबलिन ओहायो में आयोजित की गई थी, इसीलिए इसका नाम डबलिन कोर मेटाडेटा नाम रखा गया था। यानी 1995 के अंदर OCLC और NCSA द्वारा जो कार्यशाला आयोजित की गई थी वो डबलिन ओहायो में आयोजित की गई थी, इसीलिए इस मेटाडेटा स्टैंडर्ड का नाम डबलिन कोर मेटाडेटा पड़ा। अब आगे देखते हैं। जो डबलिन कोर मेटाडेटा है इसकी देखरेख डबलिन कोर मेटाडेटा इंसेंटिव द्वारा की जाती है, यानी जो DCMI है इसके द्वारा की जाती है। आगे है 1995 में DCMI यानी डबलिन कोर मेटाडेटा इंसेंटिव भी OCLC का हिस्सा था। फिर DCMI 2008 में OCLC से अलग हो गया। यानी जब डबलिन कोर मेटाडेटा इंसेंटिव की स्थापना की गई थी 1995 के अंदर, तब ये OCLC का ही हिस्सा था, परंतु 2008 के अंदर ये OCLC से अलग हो गया। आगे जो डबलिन कोर है ये 15 मेटाडेटा एलिमेंट से बना है, यानी जो डबलिन कोर मेटाडेटा है इसके अंदर 15 मेटाडेटा एलिमेंट्स है। अब आगे देखते हैं हम। डबलिन कोर की दो रूप मौजूद हैं। इसमें से पहला है सिंपल डबलिन कोर यानी सरल डबलिन कोर, और दूसरा है क्वालिफाइड डबलिन कोर यानी योग्य डबलिन कोर। इन दोनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहला है सिंपल डबलिन कोर। सिंपल डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट्स सेट्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में DCMES भी कहते हैं। तो जो डबलिन कोर है वो डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट से केवल 15 मेटाडेटा एलिमेंट्स का उपयोग करके एलिमेंट्स को विशेषता मान युग्मों के रूप में व्यक्त करता है। यानी जो सिंपल डबलिन कोर है वो डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट से 15 मेटाडेटा एलिमेंट्स का ही उपयोग करता है। ये 15 एलिमेंट है। पहला है टाइटल, दूसरा है क्रिएटर, तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है डिस्क्रिप्शन, पांचवा है पब्लिशर, छठा है कंट्रीब्यूटर, सातवां है डेट, आठवां है टाइप, नौवां है फॉर्मेट, 10वां है आइडेंटिफायर, 11वां है सोर्स, 12वां है लैंग्वेज, 13वां है रिलेशन, 14वां है करेज और 15वां है राइट्स। इन 15 एलिमेंट्स के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सिंपल डबलिन कोर का पहला एलिमेंट है टाइटल, जिसे शीर्षक भी कहते हैं। टाइटल संसाधन को निर्माता या प्रकाशन द्वारा दिया गया नाम है, यानी ये संसाधन को या तो निर्माता द्वारा दिया जाता है या प्रकाशन द्वारा दिया जाता है। इसका सेकंड एलिमेंट है क्रिएटर या फिर ऑथर, इसे हिंदी में लेखक या निर्माता भी कहते हैं। यह संसाधन की बौद्धिक सामग्री के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति या संगठन होता है। इसे सीधे शब्दों में जो भी उस संसाधन को बना रहा है वो ऑथर या क्रिएटर कहलाता है। तीसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट यानी विषय। ये संसाधन की सामग्री का विषय होता है। फोर्थ है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। किसी विषय वस्तु का विवरण जैसे सारांश या विषय सूची ही डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसका पांचवा एलिमेंट है पब्लिशर यानी प्रकाशक। वह संस्था जो संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी जो भी कोई संस्था उस संसाधन को पब्लिश करवा रही है यानी प्रकाशित करवा रही है, वही उसका पब्लिशर या प्रकाशक कहलाता है। इसका छठा एलिमेंट है कंट्रीब्यूटर यानी योगदानकर्ता। वह संस्था जो सामग्री में योगदान देने के लिए उत्तरदायी है। सीधे शब्दों में जो कोई भी सामग्री को बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है वो कंट्रीब्यूटर कहलाता है। इसका सातवां एलिमेंट है दिनांक यानी डेट। संसाधन के जीवन चक्र से संबंधित तिथि।
जो भी हमारा रिसोर्स है उसके जो भी जीवन चक्र हैं, जो भी लाइफ साइकिल है, उससे संबंधित जो भी तिथि हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे उसका निर्माण कब किया गया वो तिथि, या फिर उसे कब प्रकाशित किया गया वो तिथि, वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इसका 8वां एलिमेंट है टाइप यानी प्रकार। संसाधन की श्रेणी जैसे कि होम पेज, नोवेल, पोएम, ऐसे, डिक्शनरी, टेक्निकल रिपोर्ट आदि इनमें से वो किस टाइप का संसाधन है। इसका 9वां एलिमेंट है फॉर्मेट यानी प्रारूप। संसाधन का भौतिक या डिजिटल स्वरूप, यानी जो रिसोर्स है हमारा वो भौतिक स्वरूप में है या डिजिटल स्वरूप में है, वही इसका फॉर्मेट कहलाता है। इसका 10वां टाइप है आइडेंटिफायर यानी पहचानकर्ता। संसाधन की विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या जैसे URL या ISBN या URN। सरल शब्दों में जो भी हमारे रिसोर्स की पहचान करने वाली संख्या है उसे ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका 11वां एलिमेंट है सोर्स यानी स्रोत। वह कृति चाहे मुद्रित हो या इलेक्ट्रॉनिक जिससे ये संसाधन प्राप्त किया गया है, यानी जहाँ से भी ये रिसोर्स प्राप्त किया गया है, चाहे वो मुद्रित हो या इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ से भी वो प्राप्त किया गया है वही हमारा सोर्स कहलाता है। इसका 12वां एलिमेंट है लैंग्वेज यानी भाषा। संसाधन की बौद्धिक सामग्री की भाषा, जो भी हमारा रिसोर्स है उसकी जो बौद्धिक सामग्री है उसकी भाषा को ही हम लैंग्वेज कहते हैं। इसका 13वां एलिमेंट है रिलेशन यानी संबंध। संसाधन का अन्य संसाधनों से संबंध ही रिलेशन कहलाता है। इसका 14वां एलिमेंट है कवरेज यानी रिसोर्स की सामग्री का विस्तार या दायरा। इसका 15वां एलिमेंट है राइट्स यानी अधिकार। इस तत्व का उद्देश्य कॉपीराइट सूचना, अधिकार प्रबंध विवरण या ऐसी जानकारी गतिशील रूप से प्रदान करने वाले सर्वर का लिंक प्रदान करना है। इस एलिमेंट का उद्देश्य है जो भी हमारी कॉपीराइट सूचना और अधिकार प्रबंध विवरण है, ऐसी जितने भी गतिशील रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी है उनके सर्वर का लिंक प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं डबलिन कोर का दूसरा रूप जो कि है क्वालिफाइड डबलिन कोर। इसमें 15 मुख्य तत्व शामिल होते हैं और साथ ही अतिरिक्त परिशोधन भी शामिल हैं जो मेटाडेटा की सटीकता को बढ़ाते हैं। इसमें 15 मुख्य तत्व तो शामिल हैं ही, साथ में इसमें अतिरिक्त परिशोधन यानी अधिक संशोधन भी शामिल हैं जो इसे मेटाडेटा की सटीकता को बढ़ाने में मदद करता है। आगे है इसमें ऑडियंस यानी दर्शक, प्रोविनेंस यानी स्रोत और राइट्स होल्डर यानी अधिकार धारक इसके तत्व हैं, लेकिन ये सिंपल डबलिन कोर का हिस्सा नहीं है जिसमें 15 तत्व हैं। यानी जो सिंपल डबलिन कोर है इसके अंदर तो 15 तत्व हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड डबलिन कोर है इसके अंदर अतिरिक्त तत्व भी हैं जो कि हैं ऑडियंस, प्रोवेनेंस और राइट्स होल्डर। इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं ऑडियंस यानी दर्शक के बारे में। संसाधन किसके लिए अभिप्रेत है ये निर्माता या प्रकाशक निर्धारित कर सकता है। यानी जो रिसोर्स है ये किसके लिए अभिप्रेत है यानी बनाया गया है, इसका निर्धारण निर्माता भी कर सकता है या प्रकाशक द्वारा भी इसका निर्धारण किया जा सकता है। इसका दूसरा तत्व है प्रोवेनेंस यानी उत्पत्ति। संसाधन के निर्माण के बाद से उसके स्वामित्व और अभिरक्षण में हुए किसी भी ऐसे परिवर्तन का वर्णन शामिल हो सकता है जो उसकी प्रामाणिकता, अखंडता और व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण हो। यानी जो भी हमारा रिसोर्स है उस रिसोर्स के निर्माण के बाद जो भी उसके स्वामित्व और अभिरक्षण में जो भी उसके परिवर्तन हुए हैं उसका जो परिवर्तन का जो वर्णन है वो इसमें शामिल हो सकता है, और वर्णन भी वही शामिल हो सकता है जो इसकी प्रामाणिकता, अखंडता और व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण हो। इसका तीसरा एलिमेंट है
राइट्स होल्डर यानी अधिकार धारक वह व्यक्ति या संगठन जो संसाधन पर अधिकार रखता है या उसका प्रबंधन करता है। यानी जो भी कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है जो संसाधन का अधिकार रखता है या उसका प्रबंधन करता है वही इसका राइट्स होल्डर यानी अधिकार धारक बनता है। तो आज की इस क्लास में हमने डबलिन कोर मेटा डेटा के बारे में पूरी डिटेल से देखा है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। डबलिन कोर मेटा डेटा के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो डबलिन कोर है ये एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये संसाधनों का वर्णन करने के लिए सरल और मानकीकृत तत्वों का एक समूह प्रदान करता है जिससे वे मनुष्यों और मशीनों दोनों के लिए अधिक आसानी से सुलभ और समझने योग्य बन जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो डबलिन कोर मेटा डेटा है इसको बनाए रखने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव कार्य करता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DCMI भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो डबलिन कोर है इसका उद्देश्य है कि ये इंटरनेट के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग बनाता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य भी है। और जो डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट है ये सबसे सरल भी है और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मेटा डेटा स्कीमा भी है। इसके बाद हमने डबलिन कोर मेटा डेटा की हिस्ट्री के बारे में देखा था। इसमें सबसे पहले डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव की शुरुआत मार्च 1995 के अंदर हुई थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो डबलिन कोर मेटा डेटा है इसका विकास OCLC और NCSA ने मिलकर की थी। जो OCLC है इसका पूरा नाम था ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर और NCSA का पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। फिर 1995 में OCLC और NCSA द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया यानी एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और इसी कार्यशाला में पुस्तकालयदक्षों, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्चर्स, कंटेंट एक्सपर्ट्स यानी विषय विशेषज्ञों और टेक्स्ट मार्कअप एक्सपर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए बेहतर खोज मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया था। और जो ये कार्यशाला आयोजित की गई थी ये डबलिन ओहायो के अंदर आयोजित की गई थी, इसीलिए इस मेटा डेटा स्टैंडर्ड का नाम डबलिन कोर मेटा डेटा पड़ा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो डबलिन कोर मेटा डेटा है इसकी देखरेख डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव द्वारा की जाती है। डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव की शुरुआत मार्च 1995 के अंदर हुई थी। उस समय ये OCLC का हिस्सा था और 2008 के अंदर डबलिन कोर मेटा डेटा इंसेंटिव है वो OCLC से अलग हो गया था क्योंकि 1995 के अंदर तो OCLC का भाग था परंतु ये 2008 के अंदर OCLC से अलग हो गया है। जो डबलिन कोर मेटा डेटा है ये 15 मेटा डेटा एलिमेंट से बना है। इसके बाद हमने देखा कि जो डबलिन कोर है वो दो रूपों में मौजूद हैं। पहला है सिंपल डबलिन कोर यानी सरल डबलिन कोर और दूसरा है क्वालिफाइड डबलिन कोर यानी योग्य डबलिन कोर। इसमें से जो सिंपल डबलिन कोर है ये डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट से केवल 15 मेटा डेटा एलिमेंट का उपयोग करके एलिमेंट को विशेषता मान युग्मों के रूप में व्यक्त करता है। यानी ये जो सिंपल डबलिन कोर है ये डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट के सेट से केवल 15 एलिमेंट्स का ही उपयोग करता है और ये इन एलिमेंट्स का उपयोग करके इनको विशेषता मान युग्मों के रूप में व्यक्त करता है। अब हम इनके जो 15 एलिमेंट है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है टाइटल यानी शीर्षक, दूसरा है क्रिएटर या ऑथर जिसे हिंदी में लेखक या निर्माता भी कहते हैं। इसका तीसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट जिसे विषय भी कहते हैं। चौथा है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। पांचवा एलिमेंट है पब्लिशर यानी प्रकाशक। छठा एलिमेंट है कंट्रीब्यूटर यानी योगदानकर्ता। सातवां एलिमेंट है डेट यानी दिनांक। आठवां है टाइप यानी प्रकार।
9वां है फॉर्मेट यानी प्रारूप। 10वां है आइडेंटिफायर यानी पहचान करता। इसका 11वां एलिमेंट है सोर्स यानी स्रोत। 12वां एलिमेंट है लैंग्वेज यानी भाषा। 13वां एलिमेंट है रिलेशन यानी संबंध। 14वां है कवरेज और 15वां एलिमेंट है राइट्स यानी अधिकार। ये टोटल इसके 15 एलिमेंट हो गए हैं। जो सिंपल डबलिन कोर मेटा डेटा है ये सिर्फ इन 15 मेटा डेटा एलिमेंट्स का ही उपयोग करता है। और इसका जो दूसरा रूप था वो था क्वालिफाइड डबलिन कोर। इसमें जो 15 मुख्य एलिमेंट हैं वो तो शामिल हैं ही, और साथ में इसमें अतिरिक्त परिशोधन भी शामिल है जो मेटा डेटा की सटीकता को बढ़ाता है। इसके ये अतिरिक्त एलिमेंट हैं। पहला है ऑडियंस यानी दर्शक। दूसरा है प्रोविनेंस यानी स्रोत। और तीसरा है राइट्स होल्डर यानी अधिकार धारक। ये 3 एलिमेंट है, ये सिंपल डबलिन कोर का हिस्सा नहीं है। तो आज की इस क्लास में हमने डबलिन कोर मेटा डेटा के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा कि इसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। हमने इसके जो 2 रूप मौजूद थे उनके बारे में देखा। एक तो सिंपल डबलिन कोर था और एक था क्वालिफाइड डबलिन कोर। इन दोनों के बारे में हमने पूरी डिटेल से देख लिया है। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, कोई राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, कोई एसएससी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, या कोई केवीएस लाइब्रेरी की, एनवीएस लाइब्रेरी की, या कोई अदर लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, स्टेट लाइब्रेरी की, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।